देखिए ज़रा सा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पोलराइजेशन में थे। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ज़रा सा दो न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए सी दिस इज़ न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड सी दिस इज़ न्यूमेरिकल नंबर 2। बोथ आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन नेट एज वेल एज गेट एग्जामिनेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है तो आप बहुत इजीली एग्ज़ाम में अप्रोच कर जाएंगे, वरना फिर लोग बोलते हैं पता नहीं क्या बाउंड्री कंडीशन कर दिया या क्या कर दिया, पता नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे अगर कंसेप्चुअली आप मजबूत हैं तो चीज़ बहुत आसान है। वंस यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विथ कंसेप्ट देन थिंग्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है वो बहुत सटीक होता है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर एनालाइजिंग पावर, टोटली बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन। सारा चीज़ उसी पर है। अब आप विजुअलाइज ही नहीं, पढ़ते वक्त चीज़ें विजुअलाइज ही नहीं होती, जो कंसेप्ट होना चाहिए वो क्लियर नहीं होता, तो फिर जो है फिर लोग सोचते हैं कि पता नहीं बाउंड्री कंडीशन क्या है, पता नहीं क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, डाइलेक्ट्रिक स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल मेड अप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो शेल का जो थिकनेस ऑफ द शेल इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी। ए जो भी शेल है उसकी थिकनेस ये है, ए से बी के बीच में। आई होप यू गॉट द आइडिया। एंड द चार्ज, बाउंड चार्ज डेंसिटी या बल्क चार्ज, इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन, दैट इज रो बी। वो इसके बीच में, बाकी जगह तो शेल है, खाली है, हवा है, कुछ है नहीं। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये बोला है कि रो बी निकालो, कितना बाउंड चार्ज है वो निकालो। दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन पे आइए ज़रा सा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए। ए से अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आर ग्रेटर देन बी। ये बी है, ये बी है, तो बी के आउटसाइड क्या होगा, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए तो सबसे पहले रो बी है, बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज का फार्मूला या बल्क चार्ज का फार्मूला होता है माइनस डेल डॉट पी। अच्छा, सबसे पहली बात, पोलराइजेशन क्वेश्चन में गिवन है k divided by r. Here I am writing this is r cap. This is what the polarization which is given to you. Is it clear? Or this is what the polarization p vector जो आपको given है वो ये है। क्लियर है? यहाँ पर आगे चलते हैं। तो अच्छा, सबसे पहली बात, इसमें सिर्फ r का टर्म ही है, तो चूंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो r थीटा फाई होगा। डेल का मतलब डेरिवेटिव है, थीटा और फाई में डेरिवेट करने के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सिर्फ r का कंपोनेंट है p में। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डेरिवेट इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई, तो उसका कंपोनेंट भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, फार्मूला होता है डाइवर्जेंस का 1/h1, 1/h2, 1/h3। आपको याद होगा डेल अपॉन डेल यू। फर्स्ट कंपोनेंट है तो फर्स्ट छोड़ के बाकी लिखो, h2, h3, बाकी आपका जो au है वो au लिख दो। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। माइनस का माइनस लगा दिया। अच्छा, h1 क्या है वो देख लीजिए। h1 1 है, h2 r है, h3 r साइन थीटा, आपको याद होगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? हम लोगों ने जब ये डिफाइन किया था तो हम लोगों ने बताया था। क्लियर? कार्टेशियन में सारे के सारे 1 होते हैं, तो 1/h1, h2, h3, r स्क्वायर साइन थीटा, वो चीज़ लिख दिया, माइनस साइन भी लगाया हुआ है। u का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट कार्टेशियन होता तो x डेरिवेटिव, सिलेंड्रिकल होता तो रो डेरिवेटिव, स्फेरिकल है चूंकि तो r वाला डेरिवेटिव। अच्छा, h2, h3 यूज़ करना है, r साइन थीटा यूज़ करोगे तो r स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो सेम कंपोनेंट का ही प्रोडक्ट होगा, तो r कैप इसका भी लेंगे, इसका भी r कैप ही लेंगे, तो r कैप 1 हो जाएगा, बाकी जो बचेगा k/r बचेगा। आगे चलते हैं। अब जो कटता है वो आप ज़रा सा काट लीजिए ज़रा सा। देखिए ये साइन थीटा सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? के आपका जो है यहाँ से यहाँ बाहर आ जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। और देखिए क्या होता है, आर कैंसिल होगा, डेल बाई डेल आर का डेल बाई डेल आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा बताइए जरा सा, के बचेगा, साथ में माइनस भी है। सो आई एम राइटिंग हेयर माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट द कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और यही क्या है बताइए ज़रा सा, रो बी है। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो ये चीज़ तो खत्म हो गई, रो बी कैलकुलेट हो गया। अच्छा, मेन टिपिकल टास्क कैलकुलेशन का ये 3 है। देखिए
मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जहाँ तक होगी, ये हम लोगों ने क्लास में प्री प्रूव्ड किया था। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मान लो ये पूरा स्फीयर है, पूरा ही सॉलिड स्फीयर है और ये डाइलेक्ट्रिक से बना हुआ है, तो इसका फील्ड इसी के अंदर होगा। आज स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल में डाइलेक्ट्रिक तो इसी रीजन में है, तो इसकी फील्ड भी इसी के अंदर होगी। और कोई फ्री चार्ज तो है नहीं, सोचने की ज़रूरत भी नहीं है उसके बारे में। तो R लेस देन ए से अंदर ये वाला जगह, यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अच्छा, यहाँ ग्रेटर देन बी की बात भी हो रही है, ग्रेटर देन बी, तो ये वाला पॉइंट बी है, तो बी से बाहर यहाँ भी कोई आपके पास जो है डाइलेक्ट्रिक नहीं, एयर है सिर्फ, या खाली जगह वैक्यूम है, ये मान लीजिए, वहाँ पर कोई फ्री चार्ज है नहीं, तो सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की बात है। तो डाइलेक्ट्रिक का फील्ड तो डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल के अंदर ही होता है, इसी के अंदर होगा, इधर और इधर तो कोई फील्ड आएगा नहीं। तो इन दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए ज़रा सा, जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अब सवाल है ए और बी। ए और बी का मतलब इस रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डेल डॉट आपको याद होना चाहिए, डेल डॉट दिस इज नथिंग बट डी, दैट इज इक्वल टू रो फ्री। फ्री तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो फ्री चार्ज नहीं है, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया। अच्छा, डेल डॉट डी जीरो है, इसलिए डी जीरो है ऐसा नहीं है। अच्छा, डी का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट जब हुआ था, जब फ्री चार्ज भी आया था और बाउंड चार्ज भी आया, तो कोई फ्री चार्ज तो है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डेल डॉट डी जीरो वो एक अलग केस है, डी जीरो है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? आई होप यू गॉट द आइडिया। वैसे जीरो है तो ये जीरो आएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब डी इसलिए जीरो है, डिस्प्लेसमेंट इसलिए जीरो है क्योंकि एक ही तरह का चार्ज है वो, बाउंड चार्ज। डिस्प्लेसमेंट होने के लिए बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज दोनों का कंसेप्ट आया था, तब डिस्प्लेसमेंट हुआ था। क्लियर है यहाँ पर? तो डी दैट इज इक्वल टू जीरो। डी का मतलब पी वेक्टर प्लस एप्सिलॉन जीरो ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, हमें तो ई वेक्टर निकालना है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाइए, माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। पी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज के बाई आर, तो लिख लीजिए के बाई आर, नीचे एप्सिलॉन जीरो आर कैप। दिस इज व्हाट द कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। इन बिटवीन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट किस लिए जीरो है? क्योंकि वहाँ पर कोई बाउंड चार्ज नहीं है, फ्री चार्ज नहीं है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? दैट्स व्हाट द कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन। आपको ये समझ में आ गया डेल डॉट डी जीरो क्यों है? क्योंकि कोई फ्री चार्ज का क्वेश्चन में कहानी नहीं है। दूसरी बात, जब फ्री चार्ज है ही नहीं, तो फिर डिस्प्लेसमेंट होने के लिए तो बाउंड और बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज दोनों होने चाहिए। ऐसा है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का आएगा, वो भी जीरो। इज इट क्लियर और नॉट? तो आई होप यू गॉट द आइडिया, वेरी सिंपल। और इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे गए हैं। क्लियर? तो आप जो है इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आई एम यूजिंग, देखिए सर एक और क्वेश्चन है नेट एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ये बोला, से फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड से दिस इज अ सेकंड मीडियम, और ये प्लेन है, दिस इज व्हाट वन ऑफ द प्लेन, एंड दिस इज विच काइंड ऑफ प्लेन बताइए ज़रा सा। दिस इज वाई जेड प्लेन। अच्छा, एक बात देखिए ज़रा सा, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड, और अगर ये वाई जेड प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? एक्स हो जाएगा। तो अगर ये वाई जेड प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर एक्स हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, आप ज़रा सा इसको समझिए ज़रा सा। तो ये बोला है पहले मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका नाम E1 दिया है, वो इस तरह से आके यहाँ पे टकराई है और उसके बाद वो दूसरे मीडियम में चली गई है। तो दूसरे मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करके बताइए या फिर पता करके बताइए। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में थोड़ा बहुत तो आया होगा। क्लियर? नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, है ना? This is the electric field which is E1, which is given totally in the question. You are supposed to calculate electric field in the second region. First region permittivity is 2, second region permittivity is 1. अच्छा, मैं शुरू करने से पहले स्टार्ट करता हूँ, देखिए ज़रा सा। E perpendicular above minus E perpendicular below, E parallel above minus E parallel below। अच्छा, E perpendicular above minus E perpendicular below हम पहले ही पढ़ चुके थे। अच्छा देखिए, इस तरह का कंडीशन जो है, मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, ज़रा सा आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये ऐसा कंडीशन है कि सिलेबस के आखिरी दिन तक भी आएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? और दूसरी बात, कोई बहुत टफ है नहीं। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप उसको ध्यान रख लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी बहुत आसान हो जाएगा, टाइम वेरिंग फील्ड में भी बहुत आसान हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में भी बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? सबसे पहली बात याद रखिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है डेल डॉट वाले से कैलकुलेट होता है, पैरेलल कंपोनेंट जो है डेल क्रॉस वाले से कैलकुलेट होता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट डॉट वाले से कैलकुलेट होता है,
पैरेलल कंपोनेंट क्रॉस वाले से कैलकुलेट होता। अब ये आखिरी दिन तक ऐसे ही होगा, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे टाइम वेरिंग फील्ड हो, कहीं पे भी बात हो। क्लियर है यहाँ पर? डेल डॉट ई रो बाई एप्सिलॉन 0, तो डेल डॉट ई परपेंडिकुलर अबो माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो, दैट इज इक्वल टू क्या बचा, रो बाई एप्सिलॉन। बस आप रो की जगह क्या लिखना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर आ जाइए, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, ई और पैरेलल कंपोनेंट तो क्रॉस से ही होगा, ई पैरेलल अबो माइनस ई पर इक्वल टू क्या है 0। अब इसमें रो लिखो चाहे सिग्मा लिखो, 0 तो 0 ही रहेगा, वो 0 हो गया। ये बात आपको क्लियर हुआ। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी लिखना है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा जो है परपेंडिकुलर के लिए काम करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा पैरेलल के लिए काम करेगा। वैसे इसका प्रूफ भी है, और ये प्रूफ तो मैंने क्लास में बिठा के करवाया है, अगर आपको याद होगा तो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फर्दर, बट फॉर द टाइम बीइंग आई होप यू गॉट द आइडिया। परपेंडिकुलर के लिए डॉट डेल डॉट वाला कंपोनेंट लेना, पैरेलल वाले के लिए क्रॉस वाला कंपोनेंट लेना, बस खत्म। आगे चलते हैं। अच्छा, हम लोग क्या लिखते थे, डेल डॉट ई दैट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0। डेल डॉट डी जब लिखना होगा तो सिर्फ रो फ्री लिख देते थे, यहाँ भी फ्री लगा देता हूँ। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? तो इसका मतलब एप्सिलॉन 0 अगर नीचे से हटाया जाए तो ई की जगह डी लिखना है, तो उसी तरह मैं यहाँ से एप्सिलॉन 0 अगर हटा दूँ तो जहाँ जहाँ ई है वहाँ वहाँ डी लिख देता हूँ। डेल डी परपेंडिकुलर अबो माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो, दैट इज इक्वल टू सिग्मा, या फिर सिग्मा फ्री भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? तो आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ? वेरी सिंपल नोटेशन, नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड जॉब। नाउ फर्दर आई एम ओपनिंग दिस, देखिए ज़रा सा। इसके बाद हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले देखिए ज़रा सा, ये ई वेक्टर है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ई वेक्टर या E1 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस इट इज नथिंग बट सी के कैप। खोल खोल के लिख दिया है। अच्छा, आप ऐसे लिखते हैं एक्स वाई जेड, एक्स के डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई के डायरेक्शन में जे कैप होता है, जेड के डायरेक्शन में के कैप होता है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? अच्छा, तो आई कैप वाला कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में होगा, तो ये वाई जेड प्लेन है, तो ये एक्स तो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है सिर्फ क्या होगा बताइए ज़रा सा, आई डायरेक्शन में। तो ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बताइए ज़रा सा, सी आई कैप। अच्छा, दूसरी बात, वाई जेड का मतलब हो गया जे और के, तो जे और के वाले कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे, वाई जेड पे है, मतलब इसके पैरेलल हैं। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? तो E1 पैरेलल जो है, तो E1 में से मैंने परपेंडिकुलर और पैरेलल छाट, या फिर ऐसे समझ लो परपेंडिकुलर पता चल गया तो बाकी पैरेलल है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? आगे चलते हैं। आपको मालूम है ई पैरेलल अबो माइनस ई पैरेलल बिलो 0 है, तो ई पैरेलल अबो इज इक्वल टू ई पैरेलल बिलो। अच्छा, बिलो को हमने 1 नाम दिया है, अबो को हमने 2 नाम दिया है, तो या E1 पैरेलल, इसको E2 पैरेलल मान लो, मतलब पैरेलल कंपोनेंट हमेशा इक्वल रहेंगे। बात समझ में आ गया? क्योंकि इक्वल ही रहेंगे ना, इधर उधर जाएंगे। तो अबो और बिलो को तो 1 और 2 दिया है, तो इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट तो सेम है, तो इसका मतलब E1 पैरेलल जो होगा वही E2 पैरेलल भी होगा। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ठीक है ना? आगे चलते हैं। हमारे पास रिलेशन ये भी है, देखिए जरा सा, डी परपेंडिकुलर अबो माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो, दैट इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। क्वेश्चन में कोई फ्री चार्ज की बात नहीं कर रहा, तो ये 0 है, तो इसका मतलब हो गया डी परपेंडिकुलर अबो माई इज इक्वल टू इट इज नथिंग बट डी परपेंडिकुलर, दिस इज नथिंग बट बिलो। बिलो का मतलब 1 है, अबोव का मतलब 2 है। ये देखिए, ये बिलो का मतलब नीचे वाला फर्स्ट है, अबोव का मतलब ये वाला दैट इज नथिंग बट सेकंड मीडियम है। अच्छा, परमिटिविटी बिल्कुल उल्टा है, देखो नीचे वाले के लिए 2 है, ऊपर वाले के लिए 1 है, वो एक अलग बात है। अच्छा, डी क्या था याद करिए जरा सा, एप्सिलॉन 0 ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, याद करिए। तो एप्सिलॉन 0 ई वेक्टर प्लस काई ई एप्सिलॉन 0 ई वेक्टर, ठीक है। तो ई वेक्टर बाहर निकालो, एप्सिलॉन 0 बाहर निकालो, तो 1 प्लस काई ई बचेगा। 1 प्लस काई ई एप्सिलॉन आर होता है, तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, तो दिस इज व्हाट द डी वेक्टर। तो जहाँ जहाँ डी वेक्टर है वहाँ पर हम एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर लिख सकते हैं। तो डी वेक्टर के लिए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, या एबो वाले के लिए एबो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लिख दिया, बिलो वाले के लिए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लिखा और बिलो लिख दिया। एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा। एबो वाले के लिए ये देखिए, ऊपर वाले के लिए परमिटिविटी 1 है तो एप्सिलॉन आर 1 हो गया। यहाँ वाले के लिए परमिटिविटी, बिलो वाले के लिए परमिटिविटी देखिए 2 है तो यहाँ के लिए 2 लिख दिया। आगे चलते हैं। तो हमें तो परपेंडिकुलर 1 का मतलब बिलो वाले का तो हमें पता है सी आई कैप है, हमें तो एबो वाले के लिए निकालना है। तो एबो वाला इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द बिलो,
दैट इज 2ci कैप। अब टोटल E2 टोटल ऊपर वाले के लिए टोटल दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस पैरेलल। पैरेलल तो हम लोगों ने निकाल रखा है, परपेंडिकुलर ये है, जोड़ के लिख दीजिए, दिस इज व्हाट द नोटेशन। आई होप यू गॉट द आइडिया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन अ लॉट। इज इट क्लियर और नॉट? तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस डॉट परपेंडिकुलर का वाला कंपोनेंट डेल डॉट से याद रहेगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट डेल क्रॉस से याद रहेगा। अगर आप ये दिमाग में रखोगे तो आप जो है बहुत इजीली इसको कर जाओगे एग्जामिनेशन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग से नहीं याद रखना पड़ेगा, टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए अलग से नहीं याद रखना पड़ेगा, बहुत इजीली जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? सो आई होप यू गॉट द आइडिया।